हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। कल का वीडियो नहीं आ पाया था तो इसलिए आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में 16 और 17 जनवरी 2022 दोनों दिन के करंट अफेयर मैं आपके कवर करूंगा। इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा ज़रूर ध्यान से। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन इस वीडियो में छूटना नहीं चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जिन स्टूडेंट्स को पता भी नहीं है, जिनको ऐसा लग रहा है कि 16 का वीडियो नहीं आएगा, आप उनकी ज़रूर हेल्प करिएगा इसको उन्हें शेयर करके। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप अवेल कर सकते हो इसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, इसके नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। ये हैं रघुवेंद्र तंवर। कौन है? रघुवेंद्र तंवर। आपको ये ध्यान रखना है, अगले 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। एंड आईसीएचआर की अगर बात करें, इसकी स्थापना 1972 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने पहली बार अभी हाल ही में अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च करी है? तो इस देश ने आज तक अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति कभी भी लॉन्च नहीं करी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है इस देश के अंदर कभी भी पूरे तरीके से डेमोक्रेटिक पार्टी कोई भी अपनी सरकार नहीं चला पाई है। हमेशा मिलिट्री रूल ही आ जाता था। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान में ऐसा हुआ है पहली बार। पाकिस्तान में इस टाइम पे इमरान खान की सरकार है और इनकी पार्टी का नाम क्या है? इसको बोलते हैं तहरीक ए इंसाफ। क्या बोलते हैं? तहरीक ए इंसाफ, ये इनकी पार्टी का नाम है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा पहली बार पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। और लेबनान में इस टाइम पे सरकार है साद अल हरीरी की। किसकी? साद अल खान के द्वारा यहाँ पर नई सरकार बनाई गई है। और अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में तालिबान के द्वारा अपॉइंट किया गया था मुल्ला अखुंद को। और ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे स्कॉट मॉरिसन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू ऑर्डर फॉर द परचेस ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल? हम सभी को पता है कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल बनाता है, और ब्रह्मोस मिसाइल के लिए ध्यान रखिएगा, इंडो रशिया ज्वाइंट वेंचर भी काफ़ी पहले से बना हुआ है। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो हम बनाते हैं, पहली बार ये कौन सा देश है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को परचेस करने के लिए ऑर्डर दे चुका है? तो ये है फिलीपींस। आपको शायद याद हो, 4 से 5 महीने पहले भी मैंने आपको बताया था कि फिलीपींस गवर्नमेंट ने इसके लिए इंटरेस्ट दिखाया है कि वो बहुत जल्द ब्रह्मोस मिसाइल भारत से खरीदेंगे। तो फाइनली पहला ऑर्डर भारत को मिल गया है, और पहले ऑर्डर में फिलीपींस की तरफ से 3,749 मिलियन की डील साइन करी गई है। कितनी? 3749 मिलियन की मदद से फिलीपींस गवर्नमेंट भारत सरकार से ब्रह्मोस मिसाइल परचेस करेंगे। ब्रह्मोस बेसिकली एक क्रूज मिसाइल है, और फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। और यहाँ पे इस टाइम पे सरकार चल रही है रोड्रिगो दुतेर्त की। किसकी? रोड्रिगो दुतेर्त। और जापान की कैपिटल है टोक्यो, रशिया की कैपिटल मॉस्को, श्रीलंका की कैपिटल जयवर्धने कोट्टे और कोलंबो। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में डिफेंस के जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए कितने इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं? डिफेंस मंत्रालय के द्वारा एक साथ 3 पहल स्टार्ट करी गई हैं रक्षा मंत्रालय के अंदर। ये बेसिकली उनके लिए लॉन्च किए गए इनिशिएटिव जो कि एक्स सर्विसमैन हैं, जो कि नौकरी करके रिटायर हो चुके हैं। अब देखिए इसमें रक्षा मंत्रालय के द्वारा क्या क्या चीज़ें करी गई हैं। पहली चीज़ तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा ऐसे डिफेंस पर्सनल जो कि रिटायर हो चुके हैं और उसके बाद भी नौकरी करना चाहते हैं, तो उनके लिए 7,900 जॉब लेटर्स अभी हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। ये जॉब लेटर्स गवर्नमेंट क्षेत्र में भी उनको नौकरी देंगे, कुछ पीएसयूज के लिए लॉन्च किए गए हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए, कुछ बैंक के लिए लॉन्च किए गए हैं, और कुछ के थ्रू प्राइवेट सेक्टर में भी बड़े पदों पर नौकरियां दी जाएंगी। तो ये जो 7900 है, ये बेसिकली नौकरियां दी गई हैं ऐसे एक्स सर्विस पर्सनस को जो कि डिफेंस के हैं, बैंकों में, प्राइवेट सेक्टर में, पीएसयूज में और प्रॉपर गवर्नमेंट सेक्टर में। दूसरी चीज, रक्षा मंत्रालय के द्वारा 320 करोड़ की धनराशि अलग से आवंटित करी गई है ऐसे बच्चों के लिए जिनके पिता शहीद हो गए और आज की डेट में वो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, तो उनकी शिक्षा का खर्चा रक्षा मंत्रालय उठाएगा। इसके अलावा विडोज के लिए ये पैसा आवंटित किया गया है, और साइड में गर्ल मैरिजेस के लिए भी ये पैसा अपॉइंट किया गया है। तो आप देख सकते हो 320 करोड़ रुपए की धनराशि से मदद करी जाएगी बच्चों को शिक्षा देने के लिए, और विडोज को इसके थ्रू पेंशन बांधी जाएगी, कुछ भत्ता दिया जाएगा, और साथ में गर्ल्स की मैरिजेस के लिए। हालांकि विडोज को पेंशन तो प्रॉपर मिलती ही रहेगी, वो एक अलग चीज़ है। उसके अलावा ये पैसा आवंटित किया गया है अभी हाल ही में।
और रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर फॉर वेट लिफ्टिंग। अभी हाल ही में पहली बार वेट लिफ्टिंग के लिए पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किए गए हैं अविनाश पांडु। और इनको कितनी सैलरी पर अपॉइंट किया गया है? इनको $54,000 पर एनम की सैलरी पर अपॉइंट किया गया है। $54,000 को जब आप रुपये में कन्वर्ट करोगे तो करीब 73 रुपये के हिसाब से ये 40 लाख रुपए पर एनम बैठता है। मतलब एक साल में करीब 40,000 रुपये पर इनको अपॉइंट किया गया है। और ये कब तक के लिए अपॉइंट किए गए हैं? तो अविनाश पांडु 2024 तक पेरिस ओलंपिक्स के लिए अपॉइंट किए गए हैं। ध्यान रखिएगा 2022 में जो ओलंपिक्स होने जा रहे हैं ये कहाँ पर होंगे? ये बीजिंग में होने जा रहे हैं। कहाँ पर? बीजिंग में। फरवरी के महीने में ये होने जा रहे हैं, मतलब अगले महीने। और इसका मस्कट क्या है? पांडा इसका मस्कट है। और दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, बीजिंग ओलंपिक्स को बायकॉट करने वाला पहला कंट्री कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका इसको बायकॉट कर चुका है। अगला क्वेश्चन है, अ 2-day इवेंट ऑफ 18th कचाई लेमन फेस्टिवल हैज बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट। कहने का मतलब यह है कि अभी हाल ही में कचाई लेमन फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया कौन से राज्य के अंदर? तो इसका उद्घाटन किया गया मणिपुर के अंदर। अब देखिए, कचाई एक तरीके की लेमन की प्रजाति है। ये एक तरीके की खास नींबू की प्रजाति है। इसकी खास बात यह होती है कि ये नींबू काफी साइज में बड़ा होता है। दूसरी चीज आप देख सकते हो हाथ में, अगर ये किसी के है तो कितना बड़ा साइज है नींबू का। दूसरी चीज इसकी खास बात यह है कि इसका जो ऊपर का छिलका होता है, जो दल होता है इसका, ये काफी पतला होता है और बहुत ज्यादा रसीला नींबू होता है। तो मणिपुर को कचाई लेमन के लिए पहले भी जीआई टैग मिल चुका है। मणिपुर में हर साल कचाई लेमन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कचाई लेमन त्योहार मनाया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इस बार इसका 18वां संस्करण आयोजित किया गया। और मणिपुर के अंदर कहां पर इसको आयोजित किया गया? एक बेसिकली कचाई गांव पड़ता है, उस कचाई गांव में ही इसको आयोजित किया जाता है। और कचाई गांव उखरुल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहां पर? उखरुल डिस्ट्रिक्ट में। और मणिपुर में इस टाइम पे बीरेन सिंह की सरकार है। मणिपुर में गवर्नर कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ये है ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। अभी 2021 में ही ला गणेशन को अपॉइंट किया गया है नए गवर्नर के रूप में। मेघालय में कॉनरेड संगमा की सरकार है, नागालैंड में नेपियो रियो की सरकार है और आसाम में हिमांता बिस्व शर्मा की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज सेलिब्रेटिंग विच एडिशन ऑफ आर्मी डे ऑन 15 Jan 2022। अभी हाल ही में 15 जनवरी को हम लोगों ने भारतीय थल सेना दिवस मनाया। तो इसका कौन सा संस्करण इस बार आयोजित किया गया? इस बार हम लोगों ने 74वां संस्करण मनाया इसका। ध्यान रखिएगा, आर्मी डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1949 में 15 जनवरी के दिन एक ब्रिटिशर हुआ करते थे, या आप बोल सकते हो ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर हुआ करते थे, जिनका नाम था फ्रांसिस बटचर। क्या नाम था? फ्रांसिस बटचर। तो जिस टाइम पे 1949 में भारत के आज़ाद होने के बाद भी जो सेना की कमान थी ये फ्रांसिस बटचर के हाथ में थी। तो पहली बार ये सेना की हमारी कमान किसी भारतीय के हाथ में आई थी। और किसको ये सेना कमान दी गई थी? के.एम. करियप्पा को। किसको? के.एम. करियप्पा। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो 15 जनवरी 1949 को के.एम. करियप्पा को कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी की पोस्ट दी गई थी फ्रांसिस बटचर के द्वारा। इसी वजह से 15 जनवरी को हर साल हम लोग भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अभी हाल ही में किस देश को $900 मिलियन की वित्तीय सहायता की घोषणा करी है? तो भारत सरकार श्रीलंका को $900 मिलियन का लोन दे रही है। आप सभी को पता होना चाहिए, श्रीलंका में डेली फूड क्राइसिस बहुत पहले से चल रही है। करीब 2 से 3 महीने हो चुके हैं, काफ़ी बुरी स्थिति है। और श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास डॉलर की फॉर्म में पैसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जितना भी फूड इंपोर्ट कर चुके हैं उसका पैसा चुका पाएं, या फिर ये जो भी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उसका पैसा वापस डॉलर में चुका पाएं। हालांकि इनको खोखला कर दिया है चाइना ने लोन दे देकर। अब जाहिर सी बात है, पूरे वर्ल्ड से ये जो भी लोन लेते हैं वहां पर चाइना की करेंसी रेनमिनबी तो चलेगी नहीं, वहां पर तो डॉलर ही चलता है। तो इस तरीके से ये बिल्कुल अपाहिज हो चुके हैं इस टाइम पे। इनके पास पैसा इंपोर्ट का चुकाने का बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में भारत सरकार ने $900 मिलियन का लोन देकर इनकी मदद करी हुई है। तो श्रीलंका की मदद कर रहा है भारत। इस पैसे की मदद से श्रीलंकन गवर्नमेंट अपने आइलैंड्स को रेनोवेट करेगी, ताकि जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और कुछ पैसा फिर से आए। और साथ में सबसे पहले तो फूड को इंपोर्ट करेंगे। मतलब यहाँ पर खाने को इस टाइम पे फूड नहीं है, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दैट इज कॉल्ड फूड क्राइसिस। बाय द वे, इस टाइम पे श्रीलंका में प्रधानमंत्री हैं
महिंदा राजपक्षा, और इनके भाई गोताबाया राजपक्षा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है, पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार है, और मालदीव्स में इस टाइम पे इब्राहिम मोहम्मद सोली की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ऑन 74th आर्मी डे, कहने का मतलब यह है कि 74वें थल सेना दिवस पर विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कौन से स्थान में प्रदर्शित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इस बार 15 जनवरी के दिन, मतलब भारतीय थल सेना दिवस हम लोगों ने जिस दिन मनाया, उस दिन जैसलमेर में आज तक का सबसे बड़ा खादी का बना हुआ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ये जो आपको राष्ट्रीय ध्वज दिख रहा है, इसकी लेंथ कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, 225 फीट इसकी लेंथ है, और इसकी जो विड्थ है ये कितनी है? तो ध्यान रखना है, इसकी विड्थ है 150 फीट, और साथ में जो इसका वजन है, ये वजन है 1000 किलो, मतलब 1 टन का पूरा इसका वजन है। बात आगे समझ? तो इसको अभी हाल ही में फहराया गया है इस ध्वज को जैसलमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज बिकम द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक? यूपीआई पेमेंट का आप सभी होपफुली यूज करते ही होंगे, आप सभी को पता है यूपीआई पेमेंट गेटवे क्या होता है। आज की डेट में आप गूगल पे, फोन पे, भारत पे, ये सब आप यूज कर रहे हो। तो कहने का मतलब यह है कि आज तक का सबसे तेज और सबसे बड़ा यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक कौन सा बन गया है? ये है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। और जाहिर सी बात है, आप देख ही सकते हो, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा नेटवर्क अगर किसी भी यूपीआई पेमेंट का है तो वो पेटीएम का ही है। और पेटीएम की स्थापना साल 2010 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, और पेटीएम के इस टाइम पे चेयरपर्सन है विजय शेखर शर्मा। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड 16 जनवरी एज विच डे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में घोषणा करी है कि अब से 16 जनवरी को हम लोग कौन से दिवस के रूप में मनाएंगे? तो ध्यान रखिए, अब से 16 जनवरी को हर साल नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा। इसी तरीके से 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि हर साल हम लोग 30 अप्रैल को भारत आयुष्मान दिवस के रूप में मनाएंगे, आयुष्मान भारत दिवस, ठीक है, क्योंकि इस दिन यह योजना लॉन्च करी गई थी। अब ये जो नेशनल स्टार्टअप डे हम लोग हर साल 16 जनवरी को मनाएंगे, इसको मनाने के पीछे का मेन मोटो ये है कि केंद्र सरकार चाहती है कि हर एक भारतवासी ये समझे कि स्टार्टअप की वैल्यू क्या है। मतलब जब हम व्यापार अपना खोलेंगे, मतलब एमएसएमईज के थ्रू जब हम छोटे या लघु उद्योग करेंगे, तो जाहिर सी बात है उससे कहीं ना कहीं हम लोगों को तो रोजगार देंगे ही देंगे। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कल को नौकरी कर रहा होता, जैसे जब तक मैं नौकरी कर रहा था, मैं चाहे जितनी भी बड़ी नौकरी कर लूँ, ओके, लेकिन मैं किसी पर डिपेंडेंट हूँ। लेकिन आज की डेट में जैसे मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आज की डेट में मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, और मुझे इस यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं मैं, जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ रही है वो मेरे लिए काम कर रहे हैं और मैं उन्हें पे कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, अपना एक रोजगार खोला, और अपना रोजगार खोल के कई लोगों को और रोजगार दिया। ओके, सो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। स्टार्टअप का मतलब ये है कि ना कि हम दूसरों पर डिपेंडेंट हो, इवन हम ऐसा काम करें ताकि 4 लोगों को हमसे फायदा हो। ओके, तब जाकर एक बड़ा नेशन बिल्डअप हो पाएगा। तो नेशनल स्टार्टअप डे बेसिकली इसी वजह से 16 जनवरी को हर साल मनाया जाएगा कि लोग इस चीज को समझें। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन नेवल शिप्स हैव टेकन पार्ट इन मैरीटाइम एक्सरसाइज इन द बे ऑफ बंगाल? देखिए, ये मत समझिएगा कि मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूं कि आप सरकारी नौकरी ना करें। मैं ऐसा इसलिए कर पाया कि मैं कहीं ना कहीं वो चीज़ कर चुका हूं जो आप अभी ढूंढ रहे हो। तो पहले आप अपनी सरकारी नौकरी के लिए ही जाइए, पहले आप खुद को मजबूत बना लीजिए फाइनेंशियली, उसके बाद आप स्टार्टअप के लिए सोचिएगा। मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा कि आप सीधे सीधे आज की डेट में काम धंधे के बारे में सोचिए, बिल्कुल भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपनी सरकारी नौकरी ढूंढिए। जब आप सरकारी नौकरी करते हैं तो उसके बाद आपको अनुभव भी होगा चीज़ों का, और सबसे बड़ी चीज़, आप अपने माता पिता को और खुद को फाइनेंशियली जब स्टेबल कर लोगे, उसके बाद आप कुछ नया काम ऐसा कर सकते हो जिससे कि लोगों को फायदा हो। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए? तो बिल्कुल भी भ्रमित मत होइएगा, ये मत सोचिएगा कि सर ऐसा कह रहे हैं। मैं बस वो काम कर चुका हूं, इसलिए आज मैं दूसरे तरीके से सोच रहा हूं। आप भी जब ये काम कर लोगे तो कल को आप भी दूसरे तरीके से सोचोगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बे ऑफ बंगाल में भारत और जापान के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज हुई है। इसमें भारत की तरफ से कौन से नेवल शिप ने हिस्सा लिया है? तो भारत की तरफ से 2 नेवल शिप और जापान की तरफ से भी 2 नेवल शिप, दो नेवल शिप्स ने यहाँ पर हिस्सा लिया।
भारत की तरफ से आईएनएस शिवालिक और कदमत, इन दोनों ने हिस्सा लिया। तो हमारा आंसर हो गया फोर्थ वन। अब दूसरी चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, जापान की तरफ से भी 2 शिप थे। जापान की तरफ से कौन कौन से थे? एक यहां पर था हिराडो, और दूसरा कौन सा था? इसका नाम है, इसको बोलते हैं उरागा। क्या बोलते हैं? उरागा। तो जैपनीज शिप हिराडो और उरागा, ये दोनों आए थे बे ऑफ बंगाल में, और भारत की तरफ से शिवालिक और कदमत। तो इन चारों शिप्स ने हिस्सा लिया और नेवल एक्सरसाइज यहां पर कंडक्ट करी गई। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है डियोन लेंदोर। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये कौन से खेल से संबंध रखते थे? तो डियोन लेंदोर बेसिकली एक स्प्रिंटर थे, धावक थे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। आपको जानकर अचंभा होगा, मात्र 29 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। और ऐसा क्यों हुआ? अमेरिका में टेक्सास में इनका कार एक्सीडेंट हो गया, इसलिए ये नहीं रहे। ओके, और इनके बारे में बता दूं, अभी हाल ही में 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में हुए हैं ना, उसमें इन्होंने हिस्सा भी लिया था। तो फिलहाल अभी आप ध्यान रखिएगा, डियोन लेंदोर जो कि अमेरिकी खिलाड़ी थे, इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बीन हिट बाई मैसिव साइबर अटैक्स? अभी हाल ही में 3 दिन के अंदर ही ये कौन सा देश है जहां पर एकदम से बिल्कुल बाढ़ आ गई साइबर अटैक्स की? मतलब घर घर के अंदर एक कॉमन पर्सन के भी जो कंप्यूटर हैं या मोबाइल फोन्स हैं, उनमें साइबर अटैक्स होने लगे। लगातार सबके अकाउंट्स हैक होने लगे। ऐसे बहुत बड़े पैरामीटर पे टर्म्स देखने को मिले। तो ये साइबर अटैक्स हुए यूक्रेन में। और आपको पता है यहाँ पर वार्निंग क्या आ रही थी? जिसका भी लैपटॉप या डेस्कटॉप हैक हो जाता, उसके सामने वार्निंग आती स्क्रीन पर, बी एफ्रेड एंड एक्सपेक्ट द वर्स्ट। बी एफ्रेड मतलब आप डरिए मुझसे, एंड एक्सपेक्ट द वर्स्ट, इससे भी बुरी स्थिति के लिए, सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहिए। और आपको मैं बता दूं, यूक्रेन की सीमा रेखा लगती है किससे? रशिया से। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जैसे कि भारत और पाकिस्तान का इतिहास रहा है, उसी तरीके से यूक्रेन और रशिया का है। दोनों देशों के बीच में द्वंद्व चलता रहता है, कभी साइबर अटैक्स चलते रहते हैं, और सीमाओं को लेकर ये बेसिकली कई सारी चीज़ें दोनों के बीच में चलती रहती है। अभी आपको याद होगा, पिछले साल मैंने आपको बताया भी था कि जो रशिया का एक शिप था, इसको सीज कर लिया था यूक्रेन ने। आखिर में रशियन गवर्नमेंट ने जब इनको अपनी पावर दिखाई, तो यूक्रेन के द्वारा सारे जितने भी पैसेंजर्स थे उनको छोड़ना पड़ा, लेकिन इन्होंने शिप अभी भी सीज करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से दोनों देशों के बीच में काफ़ी बुरी स्थितियां बनती रहती हैं। हालांकि ये चीज़ अभी डाइवल्ज नहीं है कि ये साइबर अटैक किसके द्वारा कराए गए हैं, बट हाँ, ये समझना कोई मुश्किल भी नहीं है कि ये साइबर अटैक किसके द्वारा कराए जा सकते हैं। तो फिलहाल यूक्रेन की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल है कीव। और यूक्रेन में इस टाइम पे सरकार किसकी चल रही है? तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे व्लादिमीर जेलेंस्की। क्या नाम है? व्लादिमीर जेलेंस्की। नेपाल में इस टाइम पे शेर बहादुर दोइबा की सरकार है। इंडोनेशिया में जोको विडोडो की सरकार है। एंड बारबाडोस में इस टाइम पे मिया मोटली की सरकार है। किसकी? मिया मोटली। और यूक्रेन की कैपिटल है कीव, नेपाल की काठमांडू, इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता, एंड बारबाडोस की कैपिटल इसको बोलते हैं ब्रिज टाउन। क्या बोलते हैं? ब्रिज टाउन। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस ने अभी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार के साथ एक पैक्ट साइन किया है? और इस पैक्ट के तहत रिलायंस इस राज्य के अंदर 5.95 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। तो रिलायंस ने गुजरात सरकार के साथ अभी हाल ही में पैक्ट किया है। एंड इसके तहत रिलायंस आने वाले टाइम में जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी स्थापना गुजरात के अंदर करना चाहती है। और इसके एवज में इन्होंने गुजरात सरकार को आश्वासन दिया है कि ये गुजरात के मार्केट में 5.9 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। और रिलायंस की कमान आपको पता ही है, मुकेश अंबानी के हाथ में है। गुजरात में इस टाइम पर मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? ये हैं आचार्य देवव्रत। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। तो ये तो करंट अफेयर 16 तारीख के हो गए। अब आगे के जो 15 क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर आज के हैं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको भी। अभी हाल ही में एडमिरल सुपरिटेंडेंट के रूप में मुंबई नेवल डॉकयार्ड में किसको अपॉइंट किया गया है? तो मुंबई नेवल डॉकयार्ड के नए एडमिरल सुपरिटेंडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए हैं केपी अरविंदन। कौन है? केपी अरविंदन। और इन्होंने सक्सेड किया है बी शिव कुमार को। किसको? बी शिव कुमार। अगला क्वेश्चन है, भारत का ये कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने अभी हाल ही में अपनी डिपार्टमेंट पोस्ट को रीडेजिग्नेट किया है, मतलब एक नया स्वरूप दे दिया है अपने विभाग के पदों को? तो ये है इंडियन रेलवेज।
आपको पता है इंडियन रेलवेज ने सिंपली क्या कर दिया है। इंडियन रेलवेज का कहना है कि अब से हर वो पोस्ट जिसको गार्ड कहा जाता था, अब उसको गार्ड ना कहकर हम लोग ट्रेन मैनेजर कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रेन मैनेजर। तो कल को आपकी नौकरी भी अगर रेलवे में लगती है तो आप किसी भी तरीके के गार्ड हो, आपको ट्रेन मैनेजर अब कहा जाएगा, गार्ड नहीं कहा जाएगा। ओके, तो जैसे कि असिस्टेंट गार्ड है तो देखिए असिस्टेंट पैसेंजर ट्रेन गार्ड कहा जाएगा, गुड्स गार्ड है तो गुड्स ट्रेन मैनेजर कहा जाएगा, सीनियर गुड्स गार्ड है तो सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर, मतलब आखिरी में गार्ड की जगह ट्रेन मैनेजर हो गया, आप देख सकते हो। तो अब से रेलवे के अंदर गार्ड की का जो प्रावधान है उसको खत्म कर दिया गया है, अब वो ट्रेन मैनेजर कहलाएगा। और इंडियन रेलवे के रेलवे बोर्ड के जो चेयरपर्सन 1 जनवरी 2022 को अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं, ये कौन है? ये हैं वीके त्रिपाठी। इन्होंने सक्सीड किया है सुनीत शर्मा को। और इंडियन रेलवेज की स्थापना 1853 में करी गई थी डलहौजी के टाइम पीरियड पे। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट हैज मैंडेटेड फॉर कार मेकर्स टू प्रोवाइड हाउ मैनी मिनिमम एयर बैग्स फॉर कार। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जितने भी कार निर्माता हैं उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको मिनिमम कितने एयर बैग प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो भारत सरकार ने अभी हाल ही में ये चीज़ क्लियर कर दी है कि अब से जितने भी कार मेकर हैं, आप ऐसी कार नहीं बना सकते जिसमें 6 से कम एयर बैग हो। सरकार का कहना है कम से कम 6 एयर बैग के साथ ही आपको कार को लॉन्च करना है, सिक्योरिटी पैरामीटर्स की वजह से। तो मारुति जैसी जो कारें हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, या आप बोल सकते हो बायर्स के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। मारुति सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लो साउंड करती है, लेकिन आने वाले टाइम में जो पैसेंजर हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसका एक ड्रॉबैक भी हो सकता है कि मारुति की तरफ सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके लोग इसलिए जाते हैं कि उन्हें सिक्योरिटी ठीक है कम सही, लेकिन उन्हें माइलेज ज़्यादा मिल जाए। तो अब इस केस में क्या होगा, हो सकता है आपको ज़्यादा पे करना पड़े। वेल, भारत सरकार का कहना है कि अक्टूबर 2022 से इसको पूरे तरीके से अप्लाई कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया 2022 के। कौन से सत्र का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है? तो ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 का भी हाल ही में उद्घाटन किया गया और इस बार इसका 20th एडिशन मनाया जा रहा है, 20वां संस्करण। और इसका उद्घाटन 15 जनवरी से हो चुका है। ये कब तक चलेगा? ये 23 जनवरी तक चलेगा। इस बार ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में टोटल 225 फिल्म दिखाई जाएंगी और ये 225 फिल्म 70 देशों की होंगी। तो 70 कंट्रीज यहाँ पर पार्ट ले रहे हैं। 70 देशों की 225 फिल्में यहाँ दिखाई जाएंगी 10 कैटेगरी में। और ढाका पता है ना, इट इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से 2 देश हैं जिनका बाइलैटरल ट्रेड, मतलब जिन 2 देशों के बीच में $125 बिलियन की धनराशि क्रॉस कर गया? तो ये है भारत और चाइना। इनके अलावा कौन से 2 देश हो ही सकते हैं? आपको बता दूं 2020 में, शायद आपको याद हो, पहले भी मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था, 2020 में भी चाइना के साथ हमने सबसे ज़्यादा व्यापार किया था। और 2020 में कितना व्यापार किया था? $77.7 बिलियन का व्यापार किया था। अब आप देख सकते हो इस बार 2021 में ये बढ़ के कितना हो गया? $125 बिलियन हो गया सीधे सीधे। तो भारत और चाइना, सबसे बड़ा ट्रेड हमने चाइना के साथ किया है 2021 में भी एक बार फिर से। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी हैज इंट्रोड्यूस्ड क्लाइमेट फ्रेंडली कॉम्बैट यूनिफॉर्म विद द हेल्प ऑफ विच इंस्टीट्यूट? इंडियन आर्मी के द्वारा अभी हाल ही में इनमें से किस इंस्टीट्यूट की मदद से इंट्रोड्यूस करी गई है एक नई यूनिफॉर्म? और ये एक कॉम्बैट यूनिफॉर्म है, मतलब जंग के मैदान में सीधे इसका यूज़ किया जाएगा। तो इंडियन आर्मी ने इस यूनिफॉर्म को तैयार किया है निफ्ट की मदद से। किसकी? निफ्ट। निफ्ट का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली में है ये। इसकी मदद से इंडियन आर्मी ने नई यूनिफॉर्म बनाई हुई है। ये जो नई यूनिफॉर्म है इसकी खास बात यह है कि इसमें कॉटन का यूज़ किया गया है और साथ में पॉलिस्टर का यूज़ किया गया है। कॉटन और पॉलिस्टर जो है इसका रेशियो कितना है? तो 70 और 30 का रेशियो इसमें रखा गया है। और ख़ास बात यह है कि ये जो कीमोफ्लॉज यूनिफॉर्म है ये 13 साइज़ में लॉन्च करी जाएगी। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि पॉलिस्टर इसको स्ट्रेंथ देगा और कॉटन हमारे जवानों को आराम देगा कॉम्बैट में भी। ओके, तो निफ्ट की मदद से इंडियन आर्मी के द्वारा इसको बनाया गया। इंडियन आर्मी चीफ कौन है? ये है मनोज मुकुंद नरावने। अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस विल नाउ बिगिन एवरी ईयर फ्रॉम विच डेट? भारत सरकार ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि अब से हर साल गणतंत्र दिवस समारोह जो है ये कौन सी तारीख से मनाना शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार का कहना है
कि गणतंत्र दिवस समारोह अब से हर साल हम लोग 23 जनवरी से ही मनाना चालू कर देंगे। ऐसा इसलिए कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। इस वजह से अब से गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक हम लोग मनाया करेंगे। ओके, तो एक साथ 23, 24, 25, 26 पूरे 4 दिन का गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा। एंड बाय द वे आपको बता दूं, 2021 में जब हम लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी मनाई थी तो 23 जनवरी को हम लोगों ने किस रूप में मनाया था? पराक्रम दिवस के रूप में मनाया था। पराक्रम दिवस, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय एंटरप्रेन्योर्स? अभी हाल ही में कई देशों के एंटरप्रेन्योर्स ने मिलकर एक साथ नई ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किया है। इस नई ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? इसका नाम है CHCC। और CHCC का फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं कैनेडियन हिंदू चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। कैनेडियन हिंदू चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। अब देखिए, ये जो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, इसको कई देशों के एंटरप्रेन्योर ने मिलकर बनाया है। कौन कौन से? इसमें भारत के एंटरप्रेन्योर शामिल हैं, कनाडा के, श्रीलंका के और बांग्लादेश के। और इसका मेन मोटो क्या है? यूनिफिकेशन ऑफ कैनेडियन हिंदू एंड देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। कहने का मतलब ये है कि जो कैनेडियन हिंदूज हैं, ओके, उनके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये नई संस्था का उद्घाटन किया गया है, जिसको CHCC नाम से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में उड़ीसा फुटबॉल क्लब के नए हेड कोच के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो उड़ीसा फुटबॉल क्लब के अंतरिम मुख्य कोच के रूप में अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं कीनो गार्सिया। ये कौन है? कीनो गार्सिया। और कीनो गार्सिया ने सक्सीड किया है कीको रेमिरेज को। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कीनो गार्सिया होंगे अब से नए उड़ीसा फुटबॉल क्लब के इंटर्म हेड कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब इस बार जीता है शाइलिन फोर्ड ने। किसने? शाइलिन फोर्ड। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? अमेरिका से बिलोंग करती हैं बेसिकली। ठीक है, इनकी उम्र 37 साल है और इनके 3 बच्चे हैं। उसके बाद भी इन्होंने 57 दुनिया भर के कंटेस्टेंट को पछाड़ते हुए 2022 का मिसेज वर्ल्ड खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम एट मिसेस वर्ल्ड 2022? तो इस बार मिसेस वर्ल्ड 2022 कॉन्टेस्ट में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का खिताब किसने जीता? तो ये है भारतीय मूल की नवदीप कौर। और इन्होंने जो कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, जिसकी वजह से इनको बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का खिताब मिला हुआ है, इस कॉस्ट्यूम का नाम क्या है? आपको पता है? इसको बोलते हैं कुंदालिनी चक्र कॉस्ट्यूम। क्या बोलते हैं? कुंदालिनी चक्र कॉस्ट्यूम। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्रीज हैज ज्वाइंट टुगेदर टू ऑर्गेनाइज कला कुंभ आर्ट? अभी हाल ही में ये भारत के कौन से 2 मंत्रालय हैं जिन्होंने एक साथ हाथ मिलाकर कला कुंभ आर्ट को ऑर्गेनाइज करने का फैसला लिया है? तो ये मंत्रालय है डिफेंस मंत्रालय और कल्चरल मंत्रालय। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक साथ आ रहे हैं और एक साथ मिलकर ये कला कुंभ आर्ट को प्रदर्शित करेंगे। इस बार ये कहाँ पर इसको प्रदर्शित करेंगे? इसको इस बार 26 जनवरी की रिपब्लिक डे परेड में शामिल किया जाएगा कला कुंभ आर्ट को। ये एक तरीके की खास तरीके की चित्रकारी होती है जो कि इस फॉर्मेट में आपको दिखाई जाती है। ठीक है, और हर आर्ट की खास बात ये होगी इसका साइज। हर आर्ट को कम से कम 750 मीटर के आसपास लॉन्च किया जाएगा। मतलब एक एक जो इसका फ्लैक्स होगा ये 750 मीटर का होगा। अब आप समझ लीजिए कितना बड़ा होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक साथ इसको प्रदर्शित करेंगे। बस अंतर यह होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इस कला कुंभ आर्ट पर ध्यान देगी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसमें कई सारे ऐसे पोर्ट्रेट बनाएगी जो कि हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स को ट्रिब्यूट होंगे। और डिफेंस मंत्रालय किसके पास है? राजनाथ सिंह के पास। कल्चरल मंत्रालय इस टाइम पे जी किशन रेड्डी के पास है और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इस टाइम पे स्मृति ईरानी के पास है। और वीडियो अगर आपको बिल्कुल भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा भी सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर ठोकिए। और आज मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो कुछ टाइम पहले दाले खुरसानी मिर्च जो है, दाले खुरसानी मिर्च, इसके लिए जीआई टैग दिया गया है 2021 में कौन से राज्य को? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए दाले खुरसानी मिर्च के लिए जीआई टैग किसको मिला है।
अगला क्वेश्चन है, अ मैसिव अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन हैज बीन रिकॉर्डेड इन विच कंट्री। अभी हाल ही में एक बड़े पैमाने में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है और इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ पानी निकल रहा है। तो ये जो ज्वालामुखी है, ये विस्फोट कहाँ पर हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, ये विस्फोट टोंगा में हुआ है, टोंगा। और टोंगा कहाँ पड़ता है? ये बेसिकली ओशनिया का एक आइलैंड है। देख लीजिए, ये है भारत की लोकेशन। भारत से आप सीधे आ जाइए, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जहाँ पे हैं ये ओशनिया कंट्री है। तो यहाँ पर ये वाला स्पॉट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दिस इज टोंगा। तो टोंगा बेसिकली एक आइलैंड है। इस आइलैंड में अभी हाल ही में अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पर सुनामी आने की भी आशंका जताई गई है। तो बुरी स्थिति भी हो सकती है, इसलिए पहले से ही यहाँ पर रेस्क्यू कार्य स्टार्ट हो गया है। और आपको पता है टोंगा की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं नुकुआल्फो। क्या बोलते हैं? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नुकुआल्फो। ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया, पेरू की कैपिटल लीमा एंड यूके की कैपिटल लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडीफाई टेक्नोलॉजीज हैज कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू प्रोवाइड इंस्टेंट लोन। हमारे देश के अंदर एमएसएमईज को लोन प्रोवाइड करने के लिए ये एक छोटी स्टार्टअप कंपनी है, इंडीफाई टेक्नोलॉजीज। इन्होंने किसके साथ हाथ मिलाया है? तो इन्होंने गूगल पे के साथ पैक्ट साइन किया है। गूगल पे इंडीफाई की मदद करेंगे एमएसएमईज को लोन प्रोवाइड करने में। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई है, एसबीआई की स्थापना 1955 में, गूगल की स्थापना 1998 और पेटीएम की स्थापना 2010 में करी गई। अभी हाल ही में विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टनशिप अपनी छोड़ दी है। हम सभी को पता है ये कितने साल बाद विराट कोहली ने टेस्ट मैच में या टेस्ट फॉर्मेट में कैप्टनशिप अपनी छोड़ दी है। पूरे 7 साल तक ये टेस्ट मैच की कैप्टनसी संभालते रहे एंड फाइनली इन्होंने विड्रॉ कर लिया है इससे। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। कल सुबह 4 बजे फिर से यहीं पर मुलाकात होगी 18 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए। अनअकैडमी पर आप मेरे बैचेस के लिए Varun777 डिस्काउंट कोड का यूज़ करके बेस्ट ऑफर्स और साथ में एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।